तक हमने देखा कि राजनीति जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन कैसे किया जाता है और उस विषय को क्या कहते हैं अध्ययन करने के विषय। तो हमने देख लिया सिद्धांत क्या होता है, चिंतन क्या होता है, दर्शन क्या होता है, विज्ञान क्या होता है वगैरह। अब हम देखते हैं अध्ययन किसका कर रहे हैं। हम कर रहे हैं राजनीति का अध्ययन। तो राजनीति की परिभाषा क्या होती है, राजनीति को परिभाषित कैसे किया जाता है। मैंने बताया आपको आरंभ में कि राजनीति मनुष्य के आरंभ से जो गतिविधि है उसमें मानी जाती है। यानी 3 आदमी होते ही राजनीति आरंभ हो जाती है, ऐसा माना जाता है क्लासिकली। अरस्तु ने जो सबसे बड़ा राजनीतिक था, उसने कहा था कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल और ए सोशल एनिमल। उसके अनुसार एक ही था उस समय। यानी मनुष्य प्रकृति से राजनीति करता है, राजनीति कोई बाहर से नहीं आई है, प्रकृति से राजनीति करता है, सामाजिक होता है व्यक्ति, वो उसकी प्रकृति में निहित है, पहली बात। दूसरी बात, उसने जो सबसे पहले परिभाषित की राजनीति को, वो पॉलिटिक्स शब्द हम सब जो लोग जानते हैं वो है सिटी स्टेट से संबंधित ग्रीक शब्द। तो जो नगर राज्य से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, जो कुछ भी है, चाहे मूल्य हो, गतिविधि हो, गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उसके एग्जीक्यूशन हो, जुडिशरी हो, वो सब राजनीति होती है। और उसका तो ये कहना था अरस्तु का कि एक व्यक्ति नागरिक ही वो होगा, नागरिक में और व्यक्ति में अंतर करता है, जो राज्य के कार्यों में स्वभावगत निरंतर हिस्सेदारी करे। यानी वो स्वभावगत राजनीति करे, हिस्सेदारी और क्या करेगा। यानी इसका मतलब है कि सिटीजन होने का मतलब ये पॉलिटिक्स करो। आज बड़ा अजीब लगता है हमको कि ये बड़ा नेगेटिव से साहब पॉलिटिक्स कहाँ करें हम, अलग है हम। पर उसको कहता है कि पॉलिटिक्स नहीं करोगे तो आप सिटीजन ही नहीं हो, नागरिक कैसे हुए। अब राज्य के कार्यों में हिस्सेदारी नहीं है आपकी, तो आपको नागरिक ही नहीं बनाना चाहिए। विच मीन्स उसके अनुसार राजनीति क्या है, इट इज ए मॉरल एक्टिविटी, एक नैतिक गतिविधि है अरस्तु के अनुसार। आज तो राजनीति को बड़ी गालियां देते हैं लोग, लेकिन राजनीति मूलतः एक नैतिक गतिविधि है। नैतिक गतिविधि क्यों है? क्योंकि राज्य की जो अस्तित्व है, राज्य आया तो मनुष्य के जीवन के लिए अरस्तु के अनुसार, और निरंतर राज्य यहाँ पर है जिससे कि मनुष्य अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अच्छे का मतलब नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। तो तब कब करेगा? जब वो राज्य की गतिविधियों में निरंतर हिस्सा लेगा। राज्य की गतिविधियों में हिस्सा लेने का अर्थ है कि जो राजनीति करेगा, इसका अर्थ क्या है कि राजनीति एक नैतिक गतिविधि है, मॉरल एक्टिविटी। सवाल बनता है, हु सेज दैट पॉलिटिक्स इज ए मॉरल एक्टिविटी? राजनीति नैतिक गतिविधि है, किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। क्यों है? मैंने बता दिया आपको तर्क उसका। राज्य का निरंतर रहना मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए जरूरी है। अच्छे जीवन का मतलब है नैतिक जीवन। इसलिए राज्य की गतिविधि में निरंतर हिस्सेदारी एक नैतिक गतिविधि है, जो कि राजनीति होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहली डेफिनेशन है राजनीति की, कि राजनीति राज्य से संबंधित गतिविधि है, जो कुछ भी होता है। सिटी स्टेट जो हैं वो हिस्टोरिकली लगभग 800 BC में आए थे। उससे पहले भी सिटी स्टेट नहीं थे, कुछ और थे, ट्राइब्स थे, एम्पायर थे, पैरेलल भी चलते रहे हैं। लेकिन मूल रूप से हम जब राजनीतिक शब्द जो है, वो शब्द इस सिटी स्टेट का दिया हुआ है। कि जो थिंकर्स बाद में आए उन्होंने सबसे पहले इसी का नाम लिया। उससे पहले का जो स्टडी की उसमें न तो उनके पास इतने एविडेंसेस हैं, वो प्री हिस्टोरिक माने जाते हैं मूल रूप से। यानी जिस जगह की डिसाइफर न कर सको आप, इसके एविडेंसेस जो आपके पास जो चीज़ें मिली हैं उसको डिसाइफर नहीं कर सको आप, बता नहीं सको इसका मतलब क्या है, माना जाता है वो प्री हिस्टोरिकल है। तो जो ट्राइब सोसाइटीज़ हैं या एम्पायर से अधिकतर उनको प्री हिस्टोरिक माना जाता है, तो हिस्ट्री से पहले के हैं, क्योंकि कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा क्या लिखा है। जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो चीज़ें मिली हैं उससे आप डिसाइफर नहीं कर पा रहे क्या मतलब है इसका, तो अनुमान लगाते हो। सिटी स्टेट के आने के बाद में हेरोडोटस था या दूसरे लोग थे, उन्होंने ग्रंथ लिखे और वो ऐसी भाषा में लिखे जिसको डिसाइफर किया गया, तो समझ में आया आपको अर्थ। इसलिए हिस्ट्री वहाँ से आरंभ होती है। तो इसलिए राजनीति हिस्ट्री से आरंभ होती है, हिस्ट्री के साथ साथ राजनीति आरंभ हो जाती है। ठीक है, अब ये परिभाषा आपके आगे तक चलती है
सिटी स्टेट जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूडल स्टेट्स में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेट में और फिर नेशन स्टेट्स में। लेकिन राजनीति की परिभाषा वही रहती है कि राज्य से संबंधित गतिविधि, और इसको सबसे अच्छे तरीके से किसने बताया? J.W. गार्नर ने किताब लिखी थी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। इसमें इसने क्या परिभाषा दी थी? राजनीति राज्य से आरंभ होती है और राज्य पे समाप्त। जो क्लासिकल ये जो परिभाषा है, राजनीति ये परिभाषा 1910 में दी, और इससे पहले जितनी भी राजनीति थी उसका सार ये है जो अरस्तु ने कहा, उसी को दूसरे शब्दों में कह रहा है। ये 2000 साल पहले भी ये कहा जा रहा था अरस्तु ने, इसका शब्द ही ऐसे बना ये, और 2000 साल 1910 तक यही कह रहा है। इसलिए ये एक तरीका हुआ राजनीति को परिभाषित करने का। अब इसका मतलब क्या? अगर ये डेफिनेशन हम मानते हैं, इसका मतलब राजनीति का अध्ययन करने का मतलब है कि राज्य का अध्ययन करना। और क्या मतलब है? जो राज्य से आरंभ होती है, राज्य में समाप्त होती है, तो राजनीति का मतलब है राज्य का अध्ययन करना। तो राज्य का अगर अध्ययन करना है इसके अनुसार, तो फिर कैसे अध्ययन करना है? तो फिर राजनीति का अध्ययन करने का अर्थ क्या हुआ? राज्य का अध्ययन करना। इसका अध्ययन करने का आधार क्या है? मतलब क्या है? परिभाषा, उत्पत्ति, कार्य, गतिविधियां, उद्देश्य, अंग और संबंध अन्य राज्यों से। राजनीति का अध्ययन जब हम करेंगे, पूरा पॉलिटिकल साइंस का क्या मतलब है? राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के कार्य क्या है, राज्य में गतिविधियां कौन कौन सी होती है, राज्य का उद्देश्य क्या है, क्यों बना राज्य, राज्य के अंग कौन कौन से हैं, राज्य दूसरे राज्यों से कैसे संबंध रखता है। ये आपका क्या है? इसको अपन 4 भागों में विभक्त करते हैं आज के संदर्भ में। वो क्या है? पॉलिटिकल थियरी जो बताता है उद्देश्य क्या है वगैरह, सिद्धांत बताता है। दूसरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो राज्यों के जो अंग हैं उनमें आपस में तुलना कैसे की जाती है। तीसरा आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें संबंध कैसे होते हैं दूसरों से। और चौथा हम करते हैं अपने भारत का एक राज्य है उसका अध्ययन, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अमेरिका में होगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, स्विट्जरलैंड में होगा तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। 4 भाग हो गए। ये आपका सिलेबस है, अलग अलग भाग है। अब देखिए परिभाषा से, ये परिभाषा के बाद में 25 परिभाषाएं और लिख सकते हो। उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं? देवीय सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, पैट्रियार्कल सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत वगैरह वगैरह, सारे सिद्धांत हो गए। कार्य हैं इसके, क्या क्या कार्य करते हैं? अलग अलग है। सोशल वेलफेयर का काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम करता है, लोगों के में हस्तक्षेप करता है, अधिकारों को बचा सुरक्षित करने का काम करता है। ये बहुत सारे काम है जो राज्य करता है। अपनी राज्य की सुरक्षा करता है, विकास का काम करता है, कई तरह के। उन सब में ये जितने भी कार्य हैं और जितने भी उत्पत्ति हैं, ये सब के अलग अलग विचारक है, इनका अध्ययन करते हैं। अलग अलग सिद्धांत है, प्लस माइनस पॉइंट सब में। इस प्रकार से गतिविधियां क्या क्या है राज्य की, राज्य कैसे कैसे गतिविधियां करता है, यानी नियम बनाता है, नियम तोड़ता है, नियम को लागू करता है, और क्राइसिस में काम आता है। तो राज्य जो है वो कितनी तरह के होते हैं गतिविधियों में, ये भी आता है। राज्य के प्रकार क्या है, कितनी तरह के राज्य होते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब राज्य पे नियंत्रण कैसे होता है,
राज्य में शासन कैसे किया जाता है, फिर डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल है, एक व्यक्ति का शासन है, कुछ का शासन है, बहुतों का शासन है। तो राज्य के इन सब का अध्ययन करना, इनके तरीके, इनको अगर बहुमत का शासन है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन होने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। राज्य का उद्देश्य क्या है, ये स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज में आ जाता है। उद्देश्य से सारे वाद जो हैं वो तय होते हैं। साम्यवादियों के अनुसार उद्देश्य कुछ और है, समाजवादियों के अनुसार कुछ और है, उदारवादियों के अनुसार कुछ और है, अराजकतावादियों के अनुसार कुछ और है। सारे आइडियोलॉजीज इस उद्देश्य से तय होते हैं। और इसके अंग क्या क्या है, जो आप जानते हो 3 अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। वो क्या क्या काम करते हैं, कितनी तरह की होती है एग्जीक्यूटिव, कितनी तरह की लेजिस्लेचर होती है, कितनी तरह की जुडिशरी होती है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अंत में संबंध क्या है, सारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स संबंधों पर आधारित। दिस इज ट्रेडिशनली, ये परंपरागत रूप से जब राजनीति को राज्य से आरंभ होती राजस्वाम्य कहा जाता है, तब ये अध्ययन किया जाता है राजनीति के अंदर। और इसको अध्ययन करने का जो जितने भी पुरानी टेक्स्ट बुक्स हैं, मैंने बताई आपको, आशीर्वादम की, पदुराई वगैरह की, वो इसी पर केंद्रित है। ये सब 1950 तक की बात मैं बता रहा हूँ आपको। 1950 तक जो किताबें लिखी गई है, 1910 से 1950 के बीच में, ये गार्नर से लेकर के अप्पादुराई तक, उन सब में यही है। और ये पढ़नी चाहिए क्योंकि ये बेस है, आधार है। तो चेंज हो गया है लेकिन बेस यही रहा है, तो कॉन्सेप्ट वही काम में आ रहे हैं, नए तो आए नहीं। वही लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, स्टेट सॉवरेंटी, सिटीजनशिप, ये तो वही है जो 2000 सालों से हैं। अब आप उसको मतलब अलग बता दो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही काम में लेने पड़ रहे हैं आपको। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल्स नहीं पढ़ोगे इन किताबों में, तो आप क्या पढ़ोगे फिर, कैसे पढ़ोगे, नई उदाहरण कैसे आएगी। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस या ट्रेडिशनल अप्रोच टू पॉलिटिक्स, ऐसा भी कहते हैं। क्लियर? अब आता है साहब दूसरा, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीति के बारे में थोड़ा परिवर्तन होने लगा, राजनीति शब्द के बारे में। क्योंकि जब तक ये माना गया कि राजनीति राज्य से संबंधित होती है, तो राज्य गतिविधि कैसे करता है इसका अध्ययन किया जाने लगा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आकर कुछ नए ऐसे डेवलपमेंट हुए जिनको देखकर लगा कि राज्य के बारे में अगर मालूम करना है तो हमें इनके बारे में मालूम करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो परिवर्तन होते हैं उससे राज्य प्रभावित होता है। जैसे जो नई बातें सामने आई उसमें क्या था, एक तो थी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, एक आया प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह, एक आया पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन कैसे आया और पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आई? अमेरिका और इंग्लैंड में 2 राजनीतिक दल धीरे धीरे एमर्ज हो गए, जो तय करते थे कि राज्य के शासन कैसे चलेगा, जो पार्टी सत्ता में आएगी वो कैसे शासन करेगी। प्रेशर ग्रुप्स अलग अलग बन गए थे, एग्रीकल्चर के अलग, कृषि के, इंडस्ट्रीज के अलग, बिजनेस के अलग, वो सारे प्रेशर ग्रुप्स उसमें लॉबिंग करते थे, पॉलिटिकल पार्टीज में को पैसा देते थे, उनको हेल्प करते थे, उनकी भूमिका आने लगी। पब्लिक ओपिनियन, अखबार छपने शुरू हो गए थे, रेडियो आ गया था, तो अखबारों से पब्लिक ओपिनियन दिखने लग गई थी, लोग क्या चाहते हैं। तो ये 3 नए फैक्टर्स बड़े रूप से, मोटे रूप से, और चौथा जो चुनाव, जैसे भी चुनाव टूटे फूटे थे वो होने लग गए थे। चुनाव में वोटिंग कैसे होती है, वोट कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सब बातें राज्य से बाहर है लेकिन राज्य को प्रभावित करने वाले हो गई थी। तो इनका अध्ययन भी धीरे धीरे लोगों का इसका अध्ययन भी करना चाहिए। अगर राज्य का अध्ययन करना है, राजनीति का अध्ययन करना है, तो राज्य से आरंभ होती है, लेकिन राज्य चलता कैसे, वो तो इनसे चल रहा है, प्रभावित हो रहा है ना। इसलिए आप देखिए, सबसे पहले किताब आई एक आर्थर एफ बेंटले, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इसने किताब लिखी, इसका जो सब टाइटल है वो है द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स।
इसने पहली बार पूरी किताब इस पर लिखी कि सरकार की जो प्रक्रिया है वो किससे प्रभावित होती है, इनसे, तो इनका अध्ययन करना चाहिए। तो पॉलिटिक्स का फोकस इसके बाद से धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यार राज्य से राजनीति की परिभाषा में परिवर्तन करें या ना करें, लेकिन राज्य से बाहर ये चीजें, इन पर अध्ययन करो तब राज्य का अध्ययन होगा। राज्य के कानून पढ़ने से कुछ नहीं होगा, राज्य का दार्शनिक अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा। राज्य के बाहर जो फैक्टर्स हैं, सोशल ग्रुप्स जो या तो पॉलिटिकल पार्टी बन गए या पब्लिक ओपिनियन बन गए या प्रेशर ग्रुप बन गए, ये क्या कर रहे हैं जिससे राज्य प्रभावित होता है। इसलिए राजनीति इनमें है, यहाँ नहीं है। इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में प्रॉब्लम यह देखा यार राज्य तो ऐसे लड़ते, पता ही नहीं पड़ता कि ये निर्णय क्यों लिए, लोग कैसे गए, राज्य झगड़ा क्यों कर रहे थे इतना बड़ा। उनका ये राज्य के अंदर नहीं, राज्य के बाहर की कुछ शक्तियां हैं जो कि क्रिएट कर रही है। तो एक्चुअल राज्य का अध्ययन करें, वरना मतलब ही क्या है। तो 1925 में शिकागो यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हेड साहब थे चार्ल्स मेरियम। इनके नेतृत्व में नए तरीके के अध्ययन की शुरुआत हुई, जिसे कहा जाता है पॉलिटिकल बिहेवियर। इनकी किताब है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 1925। इसके साथ थे कई दूसरे लोग, हेरोल्ड लासवेल, कापलान वगैरह। लासवेल ने लिखी थी पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो चार्ल्स मेरियम ने सबसे पहले राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने की बात की, और ये चूंकि पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वगैरह थे, तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि राजनीति का अध्ययन करना हो तो राज्य का अध्ययन न करके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। राज्य के ही राजनीतिक व्यवहार, और वो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने पर मालूम पड़ता है कि वो कारक, फैक्टर्स हैं जो इस व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए, और वो राज्य से बाहर होते हैं। साइकोलॉजी का अध्ययन करने लगे, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। कौन व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, प्रेसिडेंट बन रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी क्या है, पब्लिक ओपिनियन को कैसे प्रभावित किया जाता है, कैसे चेंज होता है, उससे कैसे फर्क पड़ता है वगैरह। तो इससे एक नया तरह का राजनीति विज्ञान सामने आता है, इसे कहा जाता है बिहेवियरलिज्म। ये चालू होता है मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, जो लगभग 1950 या 1950 के आसपास से आरंभ होता है। 1950 से 1969 ये समय है जिसे कहा जाता है बिहेवियरलिज्म का, मॉडर्न पॉलिटिक्स से कहा जाता है, मॉडर्न पर्सपेक्टिव। आधुनिक परिप्रेक्ष्य, और ये नाम जिसको दिया जाता है वो है व्यवहारवाद। मूलतः मोटा रूप। अब इससे पॉलिटिकल थियरी भी बनने लगी पॉलिटिक्स में। तो उसमें उन पॉलिटिकल थियरी को, ये पहले बन रहा था जब राज्य का वो था अर्थ राजनीति का, तब तो थी कौन सी पॉलिटिक्स, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी, नॉर्मेटिव पॉलिटिक्स। अब बनने लगी बिहेवियरल, एम्पिरिकल, साइंटिफिक वगैरह, इनको नाम ये दिया गया। इसको क्या पर आधारित जो सिद्धांत बनने लगे वो, यू गॉट इट। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में ये आया। इससे क्या हुआ, व्यवहारवाद में इन्होंने कहा कि राजनीति की परिभाषा बदलने का समय आ गया है। अब तक तो हम राज्य वही मान रहे थे, राज्य 1910 की जो परिभाषा है इसको बदलने का समय आ गया है। तो 1950 के दशक में इन्होंने इस परिभाषा बदल दी, और इसलिए कहा गया कि ये बिहेवियरल रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। ये क्रांति का मतलब पुरानी सब चीज़ें खत्म कर दी हमने, राजनीति के पुराने परंपरागत को हमने खत्म कर दिया है। क्रांति क्या है हमारी, हमने पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल दी। भाई राजनीति को हमने, जो पॉलिटिक्स थी इसकी परिभाषा प्रकृति
क्षेत्र और तरीका अध्ययन करने का, ये सब बदल दिया। इसलिए ये आधुनिक राजनीतिक ज्ञान हो गया। क्या क्या है ये? परिभाषा क्या है? वो परिभाषा नहीं है अब परिभाषा एक नहीं है, कई परिभाषाएं हो गई। ईस्टर्न कहता है कि ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, मूल्यों का अधिकृत वितरण है। लास्टवेल कहता है शक्ति का वितरण, शक्ति को प्राप्त करना ही राजनीति है। अलग अलग लोग अलग अलग परिभाषाएं करने लगे, लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि राज्य की है, राज्य से अलग है। पहली बात। प्रकृति क्या हो गई इसकी? इसकी प्रकृति हो गई व्यवहारिक, दार्शनिक, संस्थागत, औपचारिक प्रकृति नहीं है। अब है व्यवहारिक। क्या है? व्यवहार में क्या कर रही है राजनीति, और वो प्रकृति राज्य तक सीमित नहीं, राज्य से बाहर भी है राजनीति। शक्ति का संघर्ष अगर राजनीति है तो शक्ति का संघर्ष तो फैमिली में भी होता है, धर्म में भी होता है, मंदिरों में भी होता है, सब जगह होता है। तो फिर राजनीति हर जगह है, यहाँ पे क्यों कह रहे हो? अब ये परिभाषा थोड़ी है। प्रकृति बदल गई, क्षेत्र बदल गया इसका, राज्य तक सीमित नहीं है, राज्य के बाहर आ गया। राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप, समाज के अंदर जो है उन सब में राजनीति का वो परिभाषा आप लगाओ तो इसमें आ जाता है। और इसकी अवधारणा भी बदल गई राजनीतिक अध्ययन करने की। पहले राज्य कहते थे, अब पॉलिटिकल सिस्टम कहने लगे। राज्य की बजाय राजनीतिक व्यवस्था। भूमिका की बजाय, रोल की बजाय प्रकार्य वगैरह, ऐसे बहुत से नए नए साइबरनेटिक्स, कम्युनिकेशन, कई नए नए कॉन्सेप्ट आ गए। तो इसलिए इसको क्रांति कहा गया। कंटेंट राजनीति है कि परिभाषा बदल दी, क्षेत्र बदल दिया, प्रकृति बदल गई, पढ़ने का तरीका बदल दिया, अवधारणाएं बदल दी। तो क्या हो गया? नई क्रांति होगी, नया पॉलिटिकल साइंस आ गया हमारा। ये कब तक चला? ये 10-15 साल चला। ठीक है, ये कब तक चला? 1969 में डेविड ईस्टन, जो कि बहुत बड़ा प्रणेता था बिहेवियरलिज्म का, उसी ने पाया कि साहब ये जो नया हमने चालू किया था क्रांति जिसको कह रहे थे, उसमें दम नहीं है ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं चल सकता। इसलिए उसको समाप्त करने का कारण आ गया समय। उसने प्रेसिडेंशियल एड्रेस अपना दिया अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में। उसमें उसने कहा कि दो बातें, क्रीड ऑफ रेलेवेंस एंड एक्शन। एक तो पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन जिसे हमने बनाया इसलिए था कि ये रेलेवेंट हो। हम कह रहे थे फिलोसॉफी वगैरह रेलेवेंट नहीं है, व्यवहार रेलेवेंट है। वो धीरे धीरे इतना टेक्निकल हो गया कि हम उसका राजनीतिक उद्देश्य भूल गए। यानी हम किस पे आ गए कि इस अगले चुनाव में कौन जीत रहा है, मेयर का चुनाव, और सारे एनर्जी उसमें लगा दी। अब उस मेयर के चुनाव में जीत का अमेरिका में क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस पर कोई मतलब ही नहीं है। हमने कहा टेक्निकल हमने ही बता दिया। तो हमने अपना जो माइंड स्कोप है वो सीमित कर लिया बहुत ही ज़्यादा, और उसका अध्ययन करने लगे। क्लियर? ये आ गया कि रेलेवेंट बनाइए। रेलेवेंट कब बनेगा? जब उसमें मूल्य आएंगे। आप पॉलिटिकल साइंस हो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट सही कर रहा है गलत कर रहा है ये तो बताओ। राजनीति जो कर रहा है वो तो भूल गए आप। आपने कहा चुनाव कैसे जीता जाए ये बता देते हैं हम। तो कौन जीते इसका कोई, जैसे आजकल जिसे हम कहते हैं जो बहुत सी एजेंसीज बन गई है ना चुनाव जिताने के लिए, क्या उसको ठेका दे दो तो वो चुनाव जिता देगा। उसको मतलब थोड़ी कि इसके जीतने से क्या लाभ हानि होगी दुनिया में। कांग्रेस वाले तो कांग्रेस दे दिया, बीजेपी ने बीजेपी वाले ने दे दिया। वो जो लोग हैं जो ले रहे हैं वो तो टेक्नोक्रेट हैं। उनको कोई जैसे बम बनाने वाला बम बनाता है उसको मतलब थोड़ी बम किसी को गिराओगे तो मर जाएगा कोई। वो तो क्या मैं तो बम बनाया, कितने नया आविष्कार कर लिया, वैज्ञानिक हूँ मुझे क्या पता, मेरा काम बनाना। ऐसे ये हो गए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि मेरा काम तो ये भी चुनाव का अध्ययन करना, स्ट्रेटेजी बनाना, ये काम है मेरा। तो इससे लाभ हो रहा हानि हो रहा इससे मेरा कोई मतलब नहीं। इसको इसने चैलेंज किया, किसने? डेविड ईस्टन ने। फिर पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या हुआ? और एक्शन दूसरा कि अमेरिका वियतनाम में बम डाल रहा है, वहाँ है तो पॉलिटिकल साइंस वाले कुछ कर ही नहीं रहे। एक्शन कीजिए आप,
सपोर्ट कीजिए या विरोध कीजिए, आपके मूल्य क्या है तो बताओ। तो दोनों मिला के कुल मिलाकर किस पर आगे वापस है, रिवाइवल ऑफ वैल्यूज। मूल रूप से मूल्यों विहीन जो बना रहे थे ये वैज्ञानिक बना रहे थे, उसको वापस से रिवाइव किया गया। तो 69 में ये इसने ऐसा इसलिए किया कि 60s के दशक में ऐसी प्रवृत्तियां सामने आने लग गई थी जो ये बात अलग अलग संदर्भ में उठा रही थी। यानी पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं हो रहा था, सारे विषय जिन्हें सोशल साइंस कहा गया उसमें हो रहा था। और इन सब को समेटा एक किताब ने, वो है स्किनर की पुस्तक है एक, स्किनर ने पुस्तक लिखी है रिटर्न ऑफ इन ह्यूमन साइंसेस। एक किताब है रिटर्न ऑफ ग्रैंड थियरी इन द ह्यूमन साइंसेस, 1985 में स्किनर की एडिटेड वर्क। इसमें 9-10 चैप्टर हैं, ठीक है। उसमें उसने ये जो 60s में और 70s में जो लोग कुछ ऐसे आ गए थे जो कि वापस से इस जो सेगमेंटेड हो गया था, यानी अलग अलग टुकड़ों में बट गया था, स्पेशलाइजेशन जिसमें ना विशेषज्ञ बन गए थे, स्पेशलिस्ट हो गए थे, उनको तोड़ के वापस से पूरे समाज में परिवर्तन कैसे हो, समाज के बारे में चिंतन करने वाले लोग पैदा हो गए, जैसे प्लेटो और इसको कर रहे थे, ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस में नहीं थे, और भी लोग थे। पॉलिटिकल साइंस में कौन था इसमें, वो था जॉन रॉल्स, जिसने 1971 में कौन सी किताब लिखी थी, थियरी ऑफ जस्टिस। और इससे माना जाता है कि वापस से पॉलिटिकल थियरी रिवाइव हुई, क्लियर, जो डिक्लाइन वगैरह था। इसके अलावा जो लोग थे, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तो ग्रैंड थियरी, एक ह्यूमन साइंसेस। अगस्ट कॉम्टे ने, मैंने बताया था अभी आपको, क्या शुरू किया था, सोशल साइंसेस, पॉजिटिविज्म से। 1866 में किताब आई थी शायद, 1985 में इसकी पुस्तक आई। उसने इसने पहली बार यूज़ किया एक टाइटल के रूप में, सोशल साइंसेस नहीं, ये ह्यूमन साइंसेस है। अब साइंटिफिक तरीके से अध्ययन कीजिए। साइंटिफिक तरीके का मतलब ये उनका, साइंस का मतलब है सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन कीजिए, लॉजिकली अध्ययन कीजिए। इसमें तो हम एग्री करते हैं, लेकिन किसका अध्ययन कीजिए, ह्यूमंस का। ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बीइंग्स इन ए क्वालिटेटिव सेंस बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्शियसनेस। मनुष्य में चेतना होती है उस स्तर की जो किसी दूसरे में नहीं होती, इसलिए ये क्वालिटेटिवली दूसरे सभी प्रकार के प्राणियों से और नेचर से अलग है। क्योंकि चेतना होते ही उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती है। एक तो सबसे पहले चेतना में आती है नैतिकता, मॉरलिटी, सही और गलत में अंतर करना। ये किसी और जीव में नहीं है, इसलिए ईश्वर या रिलीजन पैदा करता है मनुष्य, क्योंकि वो मानता है इससे नैतिकता को लागू करना आसान है। तो भाई ये सच बोलना चाहिए, तो कोई पूछे बच्चा सच क्यों बोलना चाहिए, कि भगवान नहीं तो काटेंगे, क्यों, तो भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, या तो कोई देख ही नहीं रहा, मैं चोरी कर लूँ तो नहीं, भगवान तो देख रहा है। तो भगवान क्रिएट किया हमने जिससे कि नैतिकता को इम्पोज किया जा सके। वो कौन कर सकता है, चेतना के माध्यम से, और कोई। तो ये इट इज नॉट ह्यूमन सोशल साइंस, इट इज ह्यूमन साइंस। गॉट माय पॉइंट। और दूसरा है ग्रैंड थियरी। ग्रैंड थियरी का मतलब क्या, ग्रैंड थियरी इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो स्टीफन हॉकिंस का आपने नाम सुना होगा, टाइम के ऊपर काम किया था। उसमें उसने इस कॉन्सेप्ट को काम में लिया। उसने कहा फिजिक्स में 4 फोर्सेस होते हैं, उन 4 के 4 अलग अलग थियरीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये 4 इलेक्ट्रिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 4 फोर्सेस होती है जिसमें सारी दुनिया के सारे पदार्थ जिससे गवर्न होते हैं, जिनके सिद्धांतों से। और इन सब के अलग अलग ये सिद्धांत हैं। अगर ये चारों मिल जाएं और एक ग्रैंड थ्योरी बन जाए, जिसका कि फिजिक्स वाले कोशिश कर रहे हैं,
तो सारी दुनिया में सब कुछ एक ही सिद्धांत से लग चलेगा, समझ में आ जाएगा। उससे क्या होगा, कन्वर्टेबल हो जाएगा। जो E इजिकल टू mc² उसने एक किया था, E को, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया था। अब उसी को, जो एनर्जी को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, एक्सरे होता है या दूसरे जो वेव्स होते हैं, उनको और ग्रेविटेशन के फोर्सेस के जो नियम है उनको एक कर दो, और मैटर को और उनको, यानी चार अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं, उन सबको मिला के ग्रैंड थ्योरी बना दो, बड़ी थ्योरी, यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ यूनिवर्स। उससे क्या होगा, उनके अनुसार ये कोशिश की जा रही। फिर आप जो कहते हैं ना कि सोने को, जो मजाक बनाते हैं, सोने को आलू से सोना बनाना, तो आलू से सोना बनना संभव है। इफ दीज 4 प्रिंसिपल theories कैन बी यूनिफाइड इन वन वे, एवरीथिंग इज टाइम। दूसरे टाइम में जाना, कहते हैं ना टाइम में जा सकते नहीं जा सकते, वो आइंस्टीन ने कहा था जा सकते हैं। हमारा टाइम और ब्रह्मा का टाइम अलग अलग है। तो कहते हैं ना ब्रह्मा का एक आँख झपकता है तो हमारे 1 लाख साल हो जाते हैं, पता नहीं कितने साल हो जाते हैं। उसका टाइम मेजरमेंट अलग है, हमारा अलग है। यूनिवर्स में टाइम मेजरमेंट सूर्य का अलग है, हमारा अलग है। उसमें जाया जा सकता है इन प्रिंसिपल्स के, मतलब ऐसे कई बातें हैं। तो ये कह रहा है कि वापिस से मनुष्यों के समाज के बारे में ग्रैंड थियरी को रिटर्न हो रहा है, यानी ऐसे थिंकर्स आ गए हैं जो ऐसा सिद्धांत बना रहे हैं कटिंग अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स, इस समाज के बारे में एक अच्छा समाज कैसे बने। जैसे उसमें से एक उदाहरण है किसका, जॉन रॉल्स का। दूसरे उदाहरण क्या है उसने दिए जो 7-8 थिंकर्स, गैडेमर, अल्थ्यूजर, हेबरमास, फूको, डेरिडा, ये सब वो लोग हैं जो 60s में काम कर रहे थे इस पे। अलग अलग विषय में लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग दुनिया के लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं। ये सब अपनी अपनी जगह, जैसे इसकी किताब है ट्रुथ एंड मेथड, एक है थॉमस कुन, ने स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन किताब लिखी, इसने ट्रुथ एंड मेथड लिखी। अल्थ्यूजर की 4 मार्क्स लिखी। हेबरमास की किताबें हम जानते हैं, बहुत सारी लेजिटिमेशन क्राइसिस है। फूको की बहुत सारी किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वगैरह बहुत सी किताबें हैं। डेरिडा की किताब है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। तो इन सब ने अलग अलग किताबें वर्क कर रहे हैं और सब एक ऐसा सिद्धांत बना रहे हैं जो कि सभी कटिंग अक्रॉस ऑल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एक सिद्धांत हो। जैसे डेरिडा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि उसने लिटरेचर और फिलोसॉफी को एक कर दिया। आज आप लिटरेचर पढ़ें तो उसमें थियरी की बात की जाती है, अब थियरी लिटरेचर का कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन 90s से थियरीज की बात की जाती है। मैंने कई सेमिनार अटेंड की, उसमें लिटरेचर के लोग थियरी की बात करते हैं। जैसे जो शब्द है बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंस में काम में लेते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फिलोसॉफी में भी है, लिटरेचर में भी है, और ये पॉलिटिकल साइंस में भी है, सोशियोलॉजी में भी है। कॉमन हो गया ना। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सारे शब्द वो हैं जो कि सारे इनमें कॉमन है, जो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड के ऊपर आते हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस में, तो नई पॉलिटिकल साइंस आई, पॉलिटिक्स, उसमें राजनीति को राज्य से बाहर कर दिया गया, उसकी बहुत सारी परिभाषाएं की गई, और उसमें कोशिश ये की जाने लगी इसके बाद में कि अब वापस से एक ऐसी परिभाषा बने जो सारे विषयों को एक साथ लेकर और हम एक साथ उस पर काम कर सकें। क्लियर? अब थोड़ा बहुत समझ में आया पॉलिटिकल साइंस का। चलिए आज इतना ही देखते हैं। थैंक यू।